चलिए सोसाइटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 11th एनसीईआरटी बुक 1 इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी का चैप्टर 4 हम कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है कल्चर एंड सोशलाइजेशन। इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमने आपको बताया कि सोशलाइजेशन का पर्पस क्या है। आज हम कल्चर के विषय में आगे बढ़ेंगे, अलग अलग डेफिनेशंस को डिकोड करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ पर और डिटेल डिस्कशन आज करेंगे। हमने लास्ट क्लास के लेक्चर में आपको बताया था कि डाइवर्सिटी और डिफरेंट कल्चर्स एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में रहने की वजह से, अगर आप साउथ इंडिया में केरला में रहते हैं तो वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, और अगर आप यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में रह रहे हैं तो वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी वजह से आपका रहन सहन, खान पान, पहनना बदल जाता है पूरी तरह से। इस कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझा था। इसी कंसेप्ट को आज हम और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जब हम सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं, जो कि हमारी सीरीज़ है, कई तरह के डाउट्स माइंड में रेज होते हैं। क्यों? वैसे इस तरह के डाउट हर बार यूपीएससी अपने क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू शैटर करता है कि वो जो एक कल्चर दिमाग में डाला जाता है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत ओथ लेता है, ये करना है, ये इम्पॉर्टेंट है, बट इसी के लिए नहीं करना है कि हमें वो आर्टिकल लर्न हो जाए। हमें राष्ट्रपति करना है और हमें ये पता होना चाहिए कि उनके रिलेटेड ये आर्टिकल्स हैं। करना तो हमें राष्ट्रपति को है ना, हमें प्रेसिडेंट को अंडरस्टैंड करना है इंडियन डेमोक्रेसी में। ठीक उसी तरह की चीज़ें हम आज के जब एनालिसिस करेंगे उस क्वेश्चन पेपर का, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर आपको कहाँ ले जाना चाहता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ही वो फैक्ट भी एक्चुअल फैक्ट नहीं होते। इस तरह की एमसीक्यू ओरिएंटेड स्टडी हमें कराई जाती है, हम उसमें उलझ जाते हैं। यूपीएससी के सिलेबस में कुछ चीज़ें मेंशन हैं, हालांकि यूपीएससी बहुत ही इम्प्लिसिट चलता है, चीज़ें मेंशन नहीं करता। फिर भी अगर ऐसे में भी चीज़ मेंशन है तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेंशन नहीं करता उसमें से भी क्वेश्चंस इतने आते हैं, लेकिन अगर जो मेंशन कर दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में क्लियरली मेंशन है सोसाइटी, सो आपको उसे डिटेल में कवर करना है। इसके अलावा आप जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड अगर देखेंगे, वो बड़े पैमाने पर ऐसे मैच्योर माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड पर डिपेंड करती हैं उस क्वेश्चंस के आंसर करने, जिसको हर एक प्रोसेस, मैकेनिज़्म और एलिमेंट को, हर फिनोमेना को इंटीग्रेट करना आता है सोसाइटी के अंदर। आपकी इंटीग्रेटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इकोनॉमी को, फिज़िक्स को, पॉलिटी को, ज्योग्राफी को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, आप सिचुएशंस को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी कॉम्प्रीहेंशंस पावर बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं। जैसे आज जब मैं आपको सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में ही पढ़ाऊँगा, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, कंसेप्ट्स वहाँ पर फिज़िक्स के यूज़ हो रहे हैं। आपको उस चीज़ को उसके साथ ले करके चलना है। इससे आपकी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है। इससे आप टॉपिक को एप्लीकेबल नेचर में ज़्यादा बेहतर समझ आते हैं। यही पर्पज़ है तैयारी के सिलेबस का। सिलेबस आपके लिए क्यों रखा गया? आपको और बड़ा रिसर्चर तो नहीं बनाना था यूपीएससी को। सिलेबस का पर्पज़ यह है कि उसे पढ़ करके आपने कितना अपने अंदर डाल लिया। डाल लेने का मतलब कोट कर डालना नहीं, अंदर डाल लेने का मतलब कि उसे आपने कितना आत्मसात, कितना ग्रहण कर लिया कि आपकी पर्सनैलिटी अब उसके थ्रू ट्रांसफॉर्म हुई है और आपकी वो नॉलेज सोसाइटी के बेनिफिट के लिए तैयार है। आपकी नॉलेज अप्लाइड है, उसे कई लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू, कई कोरिलेशंस के थ्रू, कई सारी चीज़ों से जोड़ने के तहत समझा जाता है। इसके तहत सोसाइटी जैसे चैप्टर एक एक बारीक शब्द, एक एक वर्ड के मीनिंग, एक एक कंसेप्ट को समझने के लिए आपके माइंड को कंड्यूसिव बनाते हैं, मैच्योर बनाते हैं, एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म की तरह तैयार करते हैं, जिसके तहत आप बड़े बड़े कंसेप्ट्स, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को अच्छे से डील करते हैं। दैट्स वाई एवरी सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल सर्विसेज के तहत वो हर एग्ज़ाम पेपर, जनरल प्रिलिमिनरी, सीसेट पेपर 2 यानी कि जो पेपर 2 है प्रिलिमिनरी का, उसमें भी कॉम्प्रीहेंशंस को स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव दैट लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी। वो मेंटल एबिलिटी, वो एजिलिटी तब अचीव होती है जब आपके मन में कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस लेवल तक की होती है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे हैं, या फिर इंडिया में डेमोक्रेसी को पढ़ रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी को, या फिर किसी भी तरह के कंटेम्प्रेरी इशू को जो सोशल ईविल से कनेक्टेड है, या इंटरनेशनल रिलेशन से, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन से जुड़ा हुआ है, या किसी तरह के भी टर्मोइल से कनेक्टेड है, ये आप नहीं समझ सकते उस सेंस में जिस सेंस में उसकी वो एक्चुअल मीनिंग है, अगर आपने ये मैच्योरिटी ऑफ माइंड अचीव नहीं किया हुआ।
अगर आपने इन चीज़ों को नहीं समझा। आप नक्सलवाद को, नक्सलिज्म को एक रट्टे के प्रोसेस के तहत रट लोगे, जैसा किसी ने बताया वैसा कर लोगे, लेकिन एक्चुअली में नक्सलिज्म की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सोसाइटी की क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। आपको एक एक कंसेप्ट कि फ्यूडलिज्म क्या होता है, कास्ट सिस्टम क्या होता है, सोसाइटी में हियरार्की क्या होती है, स्टेटस क्या होते हैं, स्टेटस के साथ जुड़े प्रेजुडिसेस क्या होते हैं, वुमेन की स्टेटस और डिग्निटी क्या होती है, वुमेन एमेंसिपेशन कैसे किया जाए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या होते हैं और उनके अलग अलग सोसाइटी पे डिफरेंट इम्पैक्ट क्या आते हैं, क्यों ट्राइबल, वो पर्टिकुलर ट्राइबल पीपल क्यों इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट हैं, क्यों उनका कल्चर इसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहा। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कल्चरल लैग, व्हाट इज़ दैट टर्म। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए यू हैव टू डेवलप दैट नर्चर्ड माइंड। उसके लिए वी हैव टू स्टडी सच सब्जेक्ट्स, हमें करने पड़ते हैं। दैट इज़ द पार्ट। इट इज़ नॉट अ फिलेंथ्रोपिक कंडक्ट कि आप ये पढ़ रहे हो, ये कोई आइडियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है। कोई अनड्यू चीज़ क्यों ही पढ़ेगा, कोई अनवारंटेड सिलेबस क्यों ही पढ़ना। खुद का सिलेबस यूपीएससी का इतना है कि उसे पढ़ाते रहो तो कई समय बीत जाएगा, फिर भी कोई अनड्यू चीज़ क्यों पढ़नी, ऐसा नहीं। इट इज़ अ वारंटेड थिंग, इट इज़ नॉट अनड्यू, इट इज़ अ ड्यू थिंग, इट इज़ वेल मैंशनड इन द सिलेबस, यू हैव टू कंप्लीट इट। वो बात अलग है, कान आप इधर से पकड़ो या घुमा करके पकड़ो, पकड़ना पड़ेगा, जब तक पकड़ोगे नहीं फंसे रहोगे। ओके, सो वी हैव टू डू दिस, इसलिए हम उसे करते हैं विद पेशेंस। और ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि फिज़िक्स भी हम ही ने कराई है, बायोलॉजी भी हम ही ने कराई है, पॉलिटी भी हम ही ने कराई है, हिस्ट्री भी हम ही ने कराई है, इकोनॉमी भी हम ही ने कराई है और ज्योग्राफी भी हम ही ने कराई है। हम ये कह रहे हैं कि सोसाइटी भी करनी है। या तो ऐसा होता कि ये हमारा परफेक्ट सब्जेक्ट है, हम इसी को लेके बैठ गए, ऐसा नहीं। हमने वो भी कराया था, वो परफेक्ट था। कहने का मतलब ये है कि अब हम इसे घमंड कहें, प्रतिदिन की मेहनत कहें, डिवोशन कहें, डिटर्मिनेशन या डेडिकेशन कहें, हम जिसको हाथ लगा देते हैं वही सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब अगर आप ये 1200 लेक्चर का इतिहास खड़ा करके कहें तो ये मेहनत होती, कुछ किए बिना ये स्टेटमेंट दें तो वो घमंड होता। घमंड अच्छा नहीं, मेहनत अच्छी है, प्रेरणा मेहनत से दी जाती। ओके, हमें इंस्पायर करना है सोसाइटी को। चलें अब समझे सोसाइटी के बारे में। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन के तहत। हालांकि पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इसका हिसाब किताब दिया था, लेकिन आज डिटेल में लेके जाएंगे। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का आधार बनेंगी। सोसाइटी पढ़ रहे हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व कर दो ज्योग्राफी का, पढ़ सोसाइटी रहे हो और ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और आप आकर के कहो कि सर वो सोसाइटी का लेक्चर किया था ना, हाँ उस बेस पे मेरा ज्योग्राफी का लेक्चर क्वेश्चन हो गया। ये कैसे, ये हम समझेंगे। ओके, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सिविल सर्विसेज। टॉपिक इंटीग्रेट करने हैं। क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, डाइवर्स एंड डिफरेंट कल्चर, डाइवर्सिटी और उसके वजह से डिफरेंट कल्चर्स। और वो क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स हैं और उसकी वजह से डाइवर्सिटी इंड्यूस हुई। कैसे, फाइंड आउट एटलीस्ट वन रीजन अदर देन योर ओन, आपके रीजन से अलग कोई रीजन देखिए। हाउ नेचुरल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स फूड हैबिट्स, पैटर्न्स ऑफ ड्वेलिंग यानी कि घर उनके, क्लोथिंग, एंड द वेज इन विच गॉड या गॉड्स वर्शिप्ड। ये सब कुछ उस पर डिपेंड कर रहा है। चलिए कुछ उदाहरण लेकर के आज हम आपको समझाते हैं, फिर आपको समझ में आएंगे। आपने राजस्थान तो सुना ही है ऑब्वियसली, है ना। अब पूरे देश भर में साइज वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान। अब बोलेगा नहीं कोई, जो मैं पूछूंगा जिसको कहूँगा वही बताएगा। पूरे देश भर में जनसंख्या वाइज, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। अब हाथ खड़ा करो जिसको पता है, नीचे करो, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश, ब्यूटीफुल। समवेयर अराउंड कितनी की पॉपुलेशन होगी, 23 करोड़ के आसपास, 23 करोड़। इसका इम्पैक्ट कैसे पता चलेगा पता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साइज का 2.5 गुना है। कितना, 2.5 टाइम्स। और ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 2.57 करोड़। और 2011 के सेंसस के मुताबिक पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है, 2.77 करोड़। जबकि अकेले पंजाब भारत में क्षेत्रफल के मामले में बहुत छोटे राज्यों में गिना जाता है। तो इंडिया के साइज़ का 2.5 गुना एक कंट्री
और पॉपुलेशन 2.57 करोड़। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? जितनी लगभग हमारी आज़ादी के समय थी, समवेयर अराउंड 35 करोड़। ओके, इतने हम आज़ादी के समय में। तो इतने बड़े देश को इतने लोगों को फैसिलिटीज़ देना ईजी है, और 135 करोड़ के देश के लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल है, सेटल करने पड़ता है चीज़ों को। ओके, राजस्थान में मेनली मैंने इस चीज़ की बात क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट्स हैं, वहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है, मरुस्थल्स हैं। वर्ल्ड लेवल पर और भी बहुत सी कंट्रीज़ में हॉट डेजर्ट्स आते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में सहारा डेजर्ट्स आप देखते हैं, अफ्रीका के नॉर्थ में सहारा डेजर्ट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस आपको हम लर्न कराएंगे। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको अटाकामा डेजर्ट देखने को मिलता है। अटाकामा डेजर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेजर्ट। इसी तरह से अफ्रीका के साउथ अमेरिका के साउथ में, मैंने नॉर्थ में क्या दिया, हाँ, साउथ अमेरिका के साउथ में आपको अटाकामा डेजर्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से अफ्रीका के साउथ में आपको नामीबिया डेजर्ट देखने को मिलता है। सच डेजर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉट डेजर्ट के तौर पर ये जाने जाते हैं। आई बात समझ में? डेजर्ट्स की अगर वर्ल्ड लेवल पर आप बात करें, फिर मिडल ईस्ट में तो डेजर्ट्स बहुत हैं, साउथ वेस्ट एशिया में तो डेजर्ट है, जैसे सऊदी अरेबिया, डेजर्ट्स ही डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स की अगर आप बात करें तो यहाँ के घरों में एक खास चीज़ पाई जाती है आपको, दैट इज़ द मड हाउस। मड हाउस, क्या रीज़न है इसका? इसका मेन एस्पेक्ट ये है कि मड क्या है, इज़ अ वेरी वेरी वीक कंडक्टर ऑफ हीट। इज़ अ वेरी वेरी वीक कंडक्टर ऑफ हीट। इसका क्या फ़ायदा हुआ हमें? दिन के समय में जब सनलाइट उस पर फॉल हुई, पहला, और दूसरा, सनलाइट जब सैंड पे फॉल हो रही है, जो हीट वेव्स चल रही हैं, तो सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर, सेकंड द हीट वेव्स, ये दोनों ही जब इस मड हाउस की वॉल्स के साथ टकराती हैं, तो ये आउटर लेयर से इनवर्ड लेयर की ओर पेनिट्रेट नहीं कर पाती हीट, क्योंकि वीक कंडक्टर है मड इज़ अ वीक कंडक्टर। लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पर सपोज कीजिए मेटल हाउस बना देता हूँ, मोटी मोटी मेटल की दीवारें, द अल्टीमेट कंडक्टर ऑफ हीट, आप अंदर बैठे बैठे जल जाएंगे। जैसे आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस में गए, राजस्थान, गाड़ी में बैठे हुए हैं, अपना हाल ऑब्जर्व करिएगा, एसी नहीं चल रहा हो, और उतर के उस मड हाउस में जाइएगा, या उस पैलेस के उस रूम में जो आपके लिए तैयार किया गया है मड के तरह ही, आपको ड्रास्टिक डिफरेंस ऑब्जर्व हो जाएगा। वाई? इट इज़ अ वीक कंडक्टर ऑफ हीट। इसकी यही खासियत इसको बचाती है रातों को। डेजर्ट्स की नाइट्स ठंडी होती हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ही ठंडी होती हैं, तो एवरी डे का रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे का टेम्परेचर का डिफरेंस डेजर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा रहता है। दिन के समय टेम्परेचर काफ़ी हाई चला जाता है, रात को गिर जाता है। इसे एक दिन के तहत हाई और लो के बीच में आया टेम्परेचर डिफरेंस इज अ डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये डेजर्ट्स में हाई रहता है। क्यों? क्योंकि सैंड का एल्बिडो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। आई बात समझ में? तो शाम के समय में वहाँ से क्या हो जाती है, एकदम से सारी की सारी हीट जो है अर्थ की वहाँ से रिलीज़ हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं रहता। एटमॉस्फेयर में क्या नहीं रहता? मॉइस्चर नहीं रहता। इसकी वजह से हीट जो है ट्रैप नहीं हो पाती लोअर एटमॉस्फेयर में। इसी की वजह से वहाँ पर शामें, रातें ठंडी हो जाती हैं, जल्दी ठंडी हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमिड क्लाइमेट एरिया। तो वहाँ पर ड्राई रीजन है। ओके, इसकी वजह से रात ठंडी हो जाती है। लेकिन सर्दियाँ कितनी ठंडी होती होंगी? राजस्थान में विंटर में नाइट को क्या हाल होता होगा सोचो। दिन भर तो ठंड है ही है, रात का क्या हाल होता होगा। ऐसे में आप इन घरों में इक्वली सेफ हैं विंटर में भी, कारण ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, यानी कि वीक कंडक्टर ऑफ हीट हैं। तो जो हाउस के अंदर हीट ट्रैप हो रखी है वो बाहर भी तो नहीं जा पाएगी, वो एस्केप भी तो नहीं हो पाएगी। सो ये विंटर में भी ज़बरदस्त पर्पस सर्व करते हैं और ये समर में भी ज़बरदस्त पर्पस सर्व करते हैं। आई बात समझ में? समर में बाहर से हीट अंदर की ओर नहीं जाने देते और विंटर में अंदर से हीट बाहर एस्केप नहीं होने देते, इसलिए आपको ये ज़रूरी है। तो मड हाउसेस में रहना उनका एक कल्चर है। कल्चर किस वजह से? उनके नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से, जैसा उनका क्लाइमेट है वहाँ का। और अगर हमें वहाँ पर अच्छी हाउसिंग, अच्छी प्लानिंग कल को देनी है, अच्छे लेवल पर सोसाइटी को डेवलप करना है, तो हमें उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग
टाउन प्लानिंग यदि करनी है तो हमें किन कल्चर्स से इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी? वहाँ के ओरिजिनल कल्चर्स, द प्रिमिटिव लाइफस्टाइल, जो कि कई हज़ार वर्षों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन आगे आगे बढ़ते हुए डेवलप हुआ, जनरेशन टू जनरेशन आगे आगे बढ़ते हुए डेवलप हुआ. दैट्स वाई दैट कल्चरल नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. That's why the participation of people in the development project is very very important, और the participation of that traditional knowledge. इसलिए हमारे लोग लगातार इन कल्चर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं. आज की डेट में उन कल्चर्स को म्यूज़ियम्स, लाइब्रेरीज़ और आर्काइव्स में रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करके डाल दिया जा रहा है, ताकि जनरेशन टू जनरेशन हम भी आगे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास वो सारी नॉलेज एज इट इज़ हो, ताकि हम उस नॉलेज से डिवाइड होकर वहाँ ऐसी लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस ना फॉलो करें या इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ना ले आएँ जो वहाँ की नेचुरल कंडीशंस के मुताबिक कंड्यूसिव ही ना हो. इसलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर हम जब आज की डेट में कर रहे हैं तो हमने ये नोटिस किया कि वहाँ पर अचानक से ही थोड़ी सी बारिश आने पर ही बाढ़ आ जाती है. डेजर्ट्स की खासियत होती है कि वहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न बने नहीं होते, क्योंकि अगर सारा साल रिवर्स नहीं फ्लो कर रही तो ड्रेनेज का पैटर्न क्लियर नहीं है. ऐसे में जब बरसात पड़ेगी तो उसका जब रन ऑफ होगा तो ड्रेनेजेस ही क्लियर नहीं है, तो उसका पैटर्न ही क्लियर नहीं है, तो वाटर एकोमोडेटिंग कैपेसिटी रिवर्स की नहीं रहती. ऐसे में थोड़ी सी बरसात भी काफ़ी तेज़ी से अगर हो जाए तो वो बाढ़ का कारण बन जाती है वहाँ पर. ऐसे में हम वहाँ पर किस तरह की खेती कर रहे हैं वाया कनाल, हम वहाँ पर किस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि हमें वहाँ की ट्रेडिशनल नॉलेज हो. अदरवाइज़ हम वहाँ पर फ्रूटफुल प्रैक्टिसेस नहीं कर पाएंगे, हम उसे नुकसान पहुँचाएंगे. हमें कितने समय के बाद ये समझ में आया कि हमने वहाँ पर कनाल इरिगेशन करके वहाँ के लोगों को ग्रीनरी तो दी, एग्रीकल्चर तो हुआ, लेकिन साइमल्टेनियसली अब हम ये कर रहे हैं कि ड्राई लैंड एरिया होने की वजह से होता वहाँ पर ये था कि प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा से ज़्यादा इवेपोरेशन होती थी. इसकी वजह से वहाँ पर होने ये लगा कि कैपिलरी एक्शन एक्टिवेट हुए. आने वाले समय में ये समझोगे, ज्योग्राफी के लेक्चर्स के थ्रू भी समझोगे. और कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये हुआ कि ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो ऊपर की ओर उठ करके सरफेस पे आने लगा, और उसके साथ कई सारे सॉल्ट्स डिज़ोल्व होकर के सरफेस पे आने लगे, और वो सारा का सारा पानी जब सरफेस पे आके सूख जाता है तो सरफेस पे लेयर ऑफ सॉल्ट जम जाती है. इसकी वजह से सारी की सारी सॉइल अल्कलाइन होती चली जा रही है. इसी की वजह से वो सॉइल बंजर होती जा रही है. और ये क्यों हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू द वाटर लॉगिंग. हम सरफेस के ऊपर पानी खड़ा रखते हैं, जबकि उस क्लाइमेट में इस तरह से पानी खड़ा होने की कोई रीजंस नहीं बनते, वो तो ड्राई क्लाइमेट है. लेकिन वो पानी खड़ा रखने की वजह से सब सरफेस वाटर जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, और वो रास्ते में आ रहे सॉल्ट्स को अपने भीतर डिज़ोल्व करके ऊपर ले जा रहा है. फिर वो लेयर ऊपर पानी की जम रही है, जब ये एवेपोरेट हो जा रहा है तो सिर्फ सॉल्ट क्रिस्टल्स रह जा रहे हैं, पानी चला जा रहा है. इसकी वजह से जो ज़मीन है वो रेह, कल्लर, इस तरह के नामों से जानी जा रही है, यानी कि इनफर्टाइल हो रही है. ये है अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल, साल्ट्स का एक्यूमुलेट होना. इसको ठीक करने के लिए हम उपाय कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं जिप्सम का. तो जिप्सम टेक्निक एक टेक्निक है आज की डेट में. अब हम पढ़ सोसाइटी रहे हैं, लेकिन मैं कितनी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, और ये सारे एज इट इज़ क्वेश्चन है. आज के यूपीएससी एनालिसिस में भी आपको ये समझ आएगा कि सर का उस समय बोला ये शब्द सीधा क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी. ओके, सो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन को जोड़ना है, अपने दिमाग में रखना है. लेकिन वहाँ की ट्रेडिशनल नॉलेज, वहाँ के रह रहे लोगों की जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई इन्फॉर्मेशन, जो उनका कल्चर बनी हुई है, उस कल्चर को समझ के ही हम उनके लिए वाटर हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, क्रॉप सिलेक्शन, हाउस ड्वेलिंग सेटलमेंट्स, प्लानिंग, प्रोजेक्ट्स, लेआउट ऑफ द सिटी सब डिसाइड कर सकते हैं, अगर आने वाले समय में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो. इफ़ वी वांट टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जिसका बेनिफिट हमारी एग्जिस्टिंग जनरेशन्स के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन्स को भी मिले, हम रिसोर्सेज को इस मैनर में कंज्यूम करें कि वो जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज इंटैक्ट रहें, ताकि उनको भी उनका लेजिटिमेट राइट मिले डेवलपमेंट का. पानी ऐसे इस्तेमाल करिए कि जैसे आपकी पिछली पीढ़ियों ने पानी आपके लिए बचा के रखा, जिसके दम पर आज आप ग्रो हो रहे हो, आप भी आने वाली जनरेशन्स के लिए पानी बचाओ, ताकि उनका भी राइट है इन रिसोर्सेज पे. आप इसे इतना पोल्यूट मत कर दो कि आने वाली जनरेशन्स को ऐसा हो कि हमें जीने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए थे वो सारे हमारे पूर्वजों ने कंज्यूम कर लिए, कुछ नहीं छोड़ा. दैट डेवलपमेंट इज़ नॉट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, ये करना है तो कल्चरल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड. उसके लिए नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड.
उसके लिए ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशंस का लॉकडाउन यानी कि उसको नोट डाउन करना इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। इससे बिल्कुल अलग आ जाते हैं। अब आप आ जाइए मेघालय में। मेघालय सबसे अधिक बरसात कहाँ पर होती है भाई? मेघालय। मेघालय एक जगह का नाम थोड़ा बहुत बदलता रहता है, वैसे मौसम राम में सबसे अधिक बरसात के तौर पर हम देखते हैं मेघालय। मेघालय की अगर हम, क्योंकि फनल शेप माउंटेन सिस्टम है वहाँ पर, गैरो खासी जयंतिया पहाड़ियों के बीच में, इसलिए होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है मॉनसून, उसके तहत ये हो जाती है। क्लियर है कहानी? हम आगे बढ़ते हैं। मेन कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि मेघालय में अगर आप जाएं तो 3 पहाड़ियाँ और 3 ही आदिवासी ग्रुप हैं, जैसे कि गैरो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया। अगर मैं गैरो ट्राइब की केस स्टडी यहाँ पर लूँ तो घर कैसे रहते हैं इनके, ये देखना ज़रूरी। बहुत ज़बरदस्त घर के प्रकार हैं इनके, समझना ज़रूरी। सबसे पहले तो इनके घरों का तरीका स्टिल्ट होगा। ये स्टिल्ट हाउसेस में रहते हैं, यानी कि नीचे बैम्बूज़ या ट्रीज़ के पोस्ट बने रहेंगे, कितने सारे लगा करके पूरा गैप रखा जाएगा, जितनी ऊंची हमारी ये छत है या इससे थोड़ा नीचा, फिर इसके ऊपर घर बनाया जाएगा। नीचे स्टिल्ट क्रिएट किए जाएंगे, उसके ऊपर घर। पहला रीज़न ही ये है कि बचना है आपको फ्लड से। हाई रेनफॉल एरिया है तो नेचुरली रेन वाटर फ्लो रहता है, फ्लडिंग रहती है, इससे हमें बचना है। दूसरा, वर्मीज़ विल बी देयर, ज़मीन से निकलते रहेंगे क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट भी है, हमें उससे भी बचना है। हमारे खान पान रहन सहन को नुकसान ना हो जाए, बीमारियां ही ना हो जाए। बरसातों के दिनों में आप ज़मीन पे सोने नहीं देते, एक कान में खजूरे घुस जाते हैं। हम कान खजूरा शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं ना, उसे खड्डों में घुसने की आदत रहती है। ओके, तो कान मिलता है तो कान में घुस जाता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो इनसे भी बचना है। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है, उनका घर बनाने का तरीका। किस तरह के मटेरियल से वो घर बनाते हैं, जो मटेरियल्स उन्हें लोकली अवेलेबल रहते हैं। अब आप स्टिल्ट के ऊपर हैं तो आप ऐसा मटेरियल तो यूज़ नहीं कर सकते जिसका वेट बहुत हो, आपका स्टिल्ट कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। दूसरा, आपकी रूफ़ का वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपके सर के ऊपर जो छत है उसका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको रूफ़ के ऊपर तो बसना भी नहीं है। तो लगभग आपको सिंगल स्टोरी चीज़ें मिलती हैं। डबल स्टोरी होते हैं लेकिन वो नीचे से ही ऊपर की ओर डबल स्टोरी ले जाते हैं आप, जैसे ब्रिटिशर्स के घर होते हैं, एक हट यहाँ पे दिखती है, वो यहीं से ही कॉलम ऊपर गए हुए हैं, सीधे नीचे से ही ऊपर गए हुए हैं। आई बात समझ में? हमारे यहाँ की तरह नहीं होता ये छत के ऊपर एक और छत, वो ये एक रूम और फिर ये यहाँ से दूसरे रूम की खिड़की दिख रही है, वो ऊपर है, वो सीधे नीचे से ऊपर गया है, ओवरहेड लॉबी है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के इस तरह से बना लेते हैं वो, लेकिन वेट ज़्यादा नहीं रखते उन स्टिल्ट के ऊपर। तो बैम्बूज़ हॉलो रहते हैं अंदर से, बैम्बूज़ का इस्तेमाल होता है, केन्स का इस्तेमाल होता है, और छतों के लिए जो ग्रासेस रहती हैं सूखी हुई, उनके थैचेस इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए कि वेट ना आए, इसलिए कि वो स्टेबिलिटी से वहाँ पर जी पाएँ। ये उनका एक तरीका घरों में रहने का। दूसरा, जब भी घर से बाहर जाएंगे, परमानेंट उनके घर सर के ऊपर एक छाता बंधा रहता है, लकड़ी का परमानेंट छाता बंधा रहता है। आप देखें इस तरह का एक पैटर्न वुडन बना रहेगा, कैप स्टाइल दिखेगा आपको, वो छत पे रहता है, वो उसी के साथ घूमते फिरते रहते हैं। क्यों? बरसात हो रही है। एक समय के बाद अब तो वो उनके कल्चर का ही पार्ट हो गया है कि जब भी आपके प्राइम मिनिस्टर वहाँ विज़िट करेंगे या जब भी कोई और फॉरेन डिग्निटरी विज़िट करेगा तो उन्हें खुशी से वो भेंट करेंगे और फिर वो वहाँ पहने रहेंगे बड़ा सा, और फिर उनके कल्चरल फेस्टिवल्स में पार्ट करेंगे। पार्ट हो गया। क्यों? उनके नेचुरल एनवायरनमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एवरीडे उन्हें वो धारण करना होता था। उन्हें अपनी आने वाली जनरेशन्स को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी थी कि आपको भी ये पहनना है जिस क्लाइमेट में हम रहते हैं, जैसी वेदर कंडीशंस को हम फेस करते हैं। ऐसे में उस जनरेशन को प्रैक्टिकली ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और वो आगे आने वाली जनरेशन्स को सिखाता है, क्योंकि सर्वाइवल इसी के बेसिस पे ये पार्ट ऑफ कल्चर हो जाता है। ये उनकी एक तरह से संस्कृति बन करके रह जाती है। और फिर कोई भी वहाँ से गुज़र रहा है या वहाँ जा रहा है, उनसे मिल रहा है, इन्हीं तरह की चीज़ों के वाया इन्हें आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये मेघालय के रहने वाले लोग हैं। तो अगर आपके सामने 4 लोग खड़े कर दिए जाएं, 3 किसी भी स्टेट के मान लीजिए, लेकिन चौथे वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये मेघालय से। किसके तहत? उनके ड्रेस। और उनके ड्रेस में सबसे इम्पॉर्टेंट आपने क्या देखा? उनके सर पे पहने जाने वाली वो कैप, जो कई तरह के मटेरियल से वो बनाते हैं, जो उनको वाटर से प्रोटेक्ट करती हैं। अब इसके बिल्कुल उलट हम बात करते हैं खासी ट्राइब की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं के साथ है लेकिन अलग है। 1897 में बहुत ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया।
इस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में। और खासी एरिया जो है, ख़ास तौर पर मेघालय का ये सारा रीजन, ये वेरी इंटेंस अर्थक्वेक जोन के तहत आता है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो ये इंटेंस जोन है, उसमें अच्छा खासा अर्थक्वेक प्रोन रीजन रहता है। अगर इस बेसिस पर हम बात करें तो हमने ये नोटिस किया कि मेघालय में जब उस समय में बड़े पैमाने पर अर्थक्वेक आया, खासी घर और खासी लोग बच गए, जबकि बहुत बड़े पैमाने पर लाइफ डिवास्टेट हुई। रीज़न क्या पाया गया? उनके घरों को पढ़ा गया, समझा गया कि उनके घरों के खास प्रकार थे, इसकी वजह से वो बच गए। साइंटिस्ट ने यह स्टडी किया कि उनके घर बनाने के कुछ खास तरीके, जैसे सबसे पहले वो घर बनाते हैं तो उसके लिए एक रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाते हैं। पहले उनका घर रेज्ड प्लेटफॉर्म पे होता है, 2-2.5 फुट का प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं पहले वो, ताकि जो अर्थ वेव्स हैं, जो वहाँ से वेव्स गुजरेंगे अर्थक्वेक की, उनसे पहले तो वो प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ये फर्स्ट आस्पेक्ट। लेकिन अब प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा नहीं है, बहुत हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जितना भी लोकली मटेरियल, वुड हैं, ग्रासेस हैं, बैम्बूज हैं, केन्स हैं, वो इन सबको यूज़ करके अपना घर बनाते हैं। वो ख़ास तौर पर स्टोन्स का और लाइम मॉर्टर, यानी कि लाइम के रूप में जो चिपकाने का या सीमेंट का प्रयोग वो करते हैं वहाँ पर। तो स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइम मॉर्टर का यूज़ करते हैं। किस वजह से? थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो स्टोन के पिलर्स देते हैं विद द लाइम मॉर्टर, और इसके बीच में जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है वो वुडन रहता है, जिसमें कि बैम्बू का, केन का और वुड का, ख़ास तौर पर रबर ट्री की वुड का इस्तेमाल बड़े लेवल पर वो करते हैं। छतें बिल्कुल हल्की रहती हैं, मेजॉरली वो थैचेस के तौर पर रहती हैं। इसके लिए होता ये है कि इनके घर की शेप ओवल कंटेंट में रहती है, शेप लगभग ओवल होती है। इसकी वजह से ये कॉर्नर्स क्रिएट नहीं करते, और अर्थक्वेक में सबसे ज़्यादा घातक होते हैं कॉर्नर। जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा घातक कॉर्नर होते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक वेव्स के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे, वो सारा का सारा जो स्ट्रेस है वो कॉर्नर्स पे बिल्ड हो जाता है, वॉल्स के, और स्ट्रेस इतना इंटेंस हो जाता है कॉर्नर्स पर कि बिल्डिंग डिवास्टेट हो जाती है। लेकिन अगर आपने कॉर्नर्स ही नहीं रखे हुए और इस तरह के ओवल शेप में घर रखा है, तो वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, वो किसी भी तरह से कॉर्नर्स पे बिल्डअप ही नहीं हो पाएगा। दूसरा, छतें बिल्कुल हल्की हैं, ग्रास थैचेस की, गिर भी गई तो क्या ही मार देंगी, जब तक ज़मीन फट के दरार आके अंदर नहीं घुस गए कुछ नहीं होगा। छत पे छप्पड़ गिर भी जाए तो क्या होगा? फिल्मों में दिखाते हैं ना, मुर्गी निकल के बाहर आती, छप्पड़ सर पे गिर गया, इस तरह की चीज़ें, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, ग्रूव एंड टंग सिस्टम के तहत जॉइंट्स होते हैं, यानी कि बैम्बू है, बैम्बू में हॉलो स्पेस क्रिएट करके ग्रूव बना दिया। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपके पास एक बैम्बू स्टिक है, उसमें आपने छेद कर दिया अच्छे से, और इधर से एक बैम्बू स्टिक आई, उसे विकेट की तरह, क्रिकेट विकेट की तरह तीखा कर दिया, और इस तीखे हिस्से को उस बैम्बू में घुसेड़ दिया। ये ग्रूव एंड टंग सिस्टम रहता है। तो आपने पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में कीलों का इस्तेमाल नहीं किया, और ये कील ही हैं जो अर्थक्वेक में सबसे ज़्यादा घातक नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कीलों के तहत फंसाया रहता है, और जब आप वाइब्रेशन करते हैं ज़बरदस्त तरीके से अर्थक्वेक वेव के तहत, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इन कीलों पर बनता है। क्योंकि जैसे ही आपको दीवार से कील निकालना है, तो आप एक तरीका याद रखिएगा, आप उसे प्लायर से, यानी कि प्लास से पकड़ते हो, और निकालने का तरीका क्या है? आप कभी भी उसे सीधा नहीं निकालते, आप उसे हिलाते हो लेफ़्ट राइट। जैसे आप उसे लेफ़्ट राइट हिला देते हो, उसकी जो ग्रिप बनी रहती है अंदर ड्यू टू फ्रिक्शन, वो ख़त्म हो जाती है, आप उसे बाहर निकाल लेते हो। आप ड्रिल करके पहले गट्टी डालते हो ना अंदर, वो गट्टी का पर्पज़ ये रहता है कि अब जब कील डालूंगा तो गट्टी से उसकी ग्रिप अच्छी तगड़ी हो जाएगी, कील फंसा रहेगा, फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगी ना अच्छी खासी, तो कील बाहर नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसे हिला हुलू देते हो तो बाहर आ जाता है। इसी तरह से जब अर्थक्वेक आता है, सबसे पहले ये हिलते हैं। लेकिन अब मेरी बात सुनो, आपने ग्रूव किया हुआ और टंग फंसा दी उसमें, जबान उसमें फंसा दी एक तरह से, जब उसमें वो पूरी फंस गई है, अब हिलाते रहो इसको, दोनों एक साथ ही हिल रहे हैं ना भाई, दोनों एक ही साथ हिल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है उसको? कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अब ये बैम्बू है और ये बैम्बू है, इसमें इधर से कील डाल करके उधर से कील निकाला हुआ है, तो बैम्बू और कील, बैम्बू एक तरफ, कील अलग, दो एलिमेंट इंड्यूस हो गए ना, तो इनमें डिफरेंस ऑफ वाइब्रेशन जब आएगा तो ये लूज हो जाएंगे। लेकिन बैम्बू और बैम्बू ही हैं, और दोनों एक साथ हिल रहे हैं, दोनों की जोड़ी देखो कितनी ज़बरदस्त। हिला लो जितना हिलाना है इनको, फिर वहीं पे आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह का उनका स्ट्रक्चर